एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम परिरक्षण व विपरक्षण प्रभाव पढ़ चुके थे, शील्डिंग एंड डिशील्डिंग इफेक्ट। अब हमें नाभिक देखने हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कितने प्रकार के होते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हम नाभिक पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं और उसके बाद रेडियो तरंगे डालकर जब हम उनके द्वारा संकेत प्राप्त करते हैं, तो इस आधार पर नाभिक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सक्रिय नाभिक या फिर एनएमआर सक्रिय नाभिक, एनएमआर सक्रिय नाभिक, और दूसरा होता है एनएमआर निष्क्रिय नाभिक, एनएमआर एक्टिव एंड एनएमआर इनएक्टिव। अब एनएमआर सक्रिय नाभिक और एनएमआर निष्क्रिय नाभिक क्या होते हैं। एनएमआर सक्रिय नाभिक से मतलब है जो नाभिक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देते हैं वो एनएमआर सक्रिय, और जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देते वो एनएमआर निष्क्रिय। लेकिन अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें तो यहाँ एक तरफ सक्रिय लिख रहे हैं, एक तरफ हम निष्क्रिय लिख रहे हैं। तो कौन सा नाभिक एनएमआर सक्रिय होगा, किसके आधार पर पता चलेगा, तो वो देखेंगे। तो एनएमआर सक्रिय नाभिक क्या होते हैं और यहाँ पे एनएमआर निष्क्रिय नाभिक, वे नाभिक जिनके लिए चक्रण क्वांटम संख्या आई, हम जैसे इलेक्ट्रॉन्स की जब चक्रण क्वांटम संख्या निकालते हैं तो एस से प्रदर्शित करते हैं, और वो +½ और -½ हो सकती है, ठीक है। इसी तरह नाभिक के लिए भी चक्रण क्वांटम संख्या का मान आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वे नाभिक जिनके लिए चक्रण क्वांटम संख्या आई का मान भिन्न के रूप में होता है, आई किस रूप में हो, भिन्न के रूप में। भिन्न मतलब 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 एक्सेट्रा। अगर इस तरह से आई की वैल्यू हो तो ऐसे नाभिक होते हैं एनएमआर सक्रिय नाभिक। और एनएमआर निष्क्रिय नाभिक की बात करें तो वे नाभिक जिनमें आई = या फिर चक्रण क्वांटम संख्या की वैल्यू 0 होती है वो होते हैं एनएमआर निष्क्रिय। फर्स्ट ये हो गया, आई की वैल्यू अगर भिन्न के रूप में है तो सक्रिय, अगर 0 है तो निष्क्रिय। इसके अलावा सेकंड है एनएमआर सक्रिय। इसका मतलब है कि जो एनएमआर संकेत देने में सक्षम होते हैं, और एनएमआर संकेत कौन देते हैं, वे नाभिक जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रेडियो तरंगों का अवशोषण करके एनएमआर संकेत देते हैं। तो कौन से नाभिक, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रेडियो वेव्स एब्जॉर्ब करके एनएमआर संकेत देते हैं। तो एनएमआर सक्रिय रेडियो वेव्स एब्जॉर्ब करके एनएमआर संकेत देते हैं, लेकिन एनएमआर निष्क्रिय नाभिक नहीं देते हैं। तो इसकी परिभाषा में लिखेंगे वे नाभिक जिनके लिए चक्रण क्वांटम संख्या आई का मान भिन्न के रूप में होता है 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 एक्सेट्रा, तो वे एनएमआर सक्रिय होते हैं। इसके अलावा जो नाभिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फील्ड में रेडियो वेव्स एब्जॉर्ब करके एनएमआर संकेत देते हैं तो वो भी एनएमआर सक्रिय होते हैं। जबकि एनएमआर निष्क्रिय में चक्रण क्वांटम संख्या की वैल्यू चक्रण क्वांटम संख्या 0 होती है। इसके अलावा रेडियो वेव्स एब्जॉर्ब करके एनएमआर संकेत नहीं देते हैं। और थर्ड है कि वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग, जब हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन के नंबर्स को ऐड करते हैं तो विषम संख्या मिले, क्योंकि जिनके लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग विषम संख्या के रूप में प्राप्त होता है, उन्हीं के लिए आई की वैल्यू भिन्न के रूप में हो सकती है। इसके अलावा इसमें थर्ड, वे नाभिक जिनमें n+p का योग विषम नहीं हो कि क्या हो, सम, विषम नहीं हो कि क्या हो, सम, तो उनके लिए तो वे क्या होते हैं, एनएमआर निष्क्रिय नाभिक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल C613 1H1
9F19 P1531। अगर हम इसमें P प्लस N की वैल्यू देखें तो P प्लस N की वैल्यू 13, ऑड नंबर है, विषम संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है, विषम। तो इन्हीं के लिए जो चक्रण क्वांटम संख्या का मान होगा वो भिन्न के रूप में प्राप्त होगा। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल की बात करें तो C612 O8 16 16S32। तो इसमें देखेंगे तो ये सम, ये सम, ये सम, P प्लस N की वैल्यू क्या है, सम। तो ये भी चक्रण क्वांटम इनके लिए चक्रण क्वांटम संख्या की वैल्यू 0 आती है, जबकि इनके लिए चक्रण क्वांटम संख्या की वैल्यू भिन्न के रूप में होती है और यही NMR एक्टिव होते हैं। इसीलिए मैंने जब डेफिनेशन लिखाई थी कार्बन 13, 2 प्रकार बताए थे NMR के, तो मैंने कार्बन 13 लिया था क्योंकि कार्बन 13 में P प्लस N की वैल्यू विषम संख्या के रूप में होती है, जबकि कार्बन 12 में P प्लस N की वैल्यू सम संख्या के रूप में होती है और ऐसे नाभिक कार्बन इनएक्टिव होते हैं। तो रीज़न पता लग गया होगा कि कार्बन 12 NMR संकेत क्यों नहीं देता, कार्बन 13 देता है, क्योंकि इनके लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान 0 होता है और इसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान भिन्न के रूप में होता है। अगर जब चक्रण क्वांटम संख्या का मान 0 हो जाएगा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न ही नहीं हो पाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डालने पर आगे कोई संकेत नहीं मिल पाएंगे। तो ये हो गया NMR सक्रिय और NMR निष्क्रिय नाभिक। इसके अलावा इसके बाद नेक्स्ट है, इसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं जिसके बेसिस पर हम पता लगा सकते हैं कि किसके द्वारा कितने NMR संकेत मिलेंगे और किस अणु के द्वारा अधिक NMR संकेत दिए जाएंगे और किस अणु के द्वारा कम NMR संकेत दिए जाएंगे। तो कुछ फैक्ट्स हैं जिनमें फर्स्ट है कि किसी यौगिक में जितने प्रकार के प्रोटॉन होंगे, तो जितने प्रकार के प्रोटॉन होंगे, जितने प्रकार के प्रोटॉन तो उतने संकेत। तो हमें संकेत पता लगाने के लिए हमें पता लगाना पड़ेगा पहले कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं। जितने प्रकार के प्रोटॉन होंगे और NMR संकेत उतने ही प्राप्त होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट, जो NMR संकेत होते हैं वो NMR स्पेक्ट्रम में प्राप्त होते हैं और NMR संकेत की स्थिति NMR स्पेक्ट्रम पर अगर देखें तो यह प्रोटॉन के रासायनिक वातावरण पर, तो संकेत किस पे डिपेंड करेंगे, प्रोटॉन्स के रासायनिक वातावरण पर निर्भर करते हैं। जैसे एलिफेटिक, एरोमेटिक 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 3 डिग्री, इसके अलावा ऑक्सीजन, हेलोजन, अगर ये सभी अलग अलग स्थितियाँ हैं, अलग अलग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री की बात करें तो ये अलग अलग विन्यास है। तो इनमें प्रोटॉन जुड़े होंगे तो उन सभी का रासायनिक वातावरण थोड़ा अलग होगा और उनसे NMR संकेत पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये कैसे होगा आगे धीरे धीरे इसमें समझ में आएगा। और इसके अलावा अगर 2 प्रकार के प्रोटॉन आप पास पास प्रेजेंट होते हैं, अगर 2 प्रकार के प्रोटॉन, अलग अलग प्रकार के प्रोटॉन पास पास उपस्थित हों, पास पास प्रेजेंट हैं, तो एक प्रकार के प्रोटॉन दूसरे प्रकार के प्रोटॉन्स पर प्रभाव डालते हैं। अभी कैसे होता है आगे जाके जब हम प्रोटॉन के प्रकार के आधार पर देखेंगे कि कितने संकेत मिल रहे हैं, उसमें ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। पहले हम कुछ अणु देख लेते हैं जिसमें हम NMR संकेत देखेंगे। जैसे एक है, फर्स्ट है CH3। अगर हम इसमें प्रोटॉन के प्रकार देखें तो इसमें प्रोटॉन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो अन्य 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसके प्रोटॉन की बात करें तो इसमें प्रोटॉन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो अन्य 3 से, मतलब इन दोनों का रासायनिक वातावरण सेम है। और जब दोनों का रासायनिक वातावरण सेम होता है तो उससे संकेत मिलता है 1। मतलब इसमें एक ही प्रकार के प्रोटॉन हैं, 6 प्रोटॉन, लेकिन वो सब एक ही प्रकार के हैं, तो संकेत 1। जितने प्रकार के प्रोटॉन उतने संकेत। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल C, अगर हम इसकी बात करें, साइक्लोब्यूटेन बना लें, साइक्लोब्यूटेन।
अगर हम पहले इन सभी प्रोटॉन का हमें रासायनिक वातावरण देखना है, क्या ये सभी प्रोटॉन एक ही प्रकार के हैं? तो ये सभी प्रोटॉन एक ही प्रकार के हैं। अगर हम पहले हम इन प्रोटॉन CH2 की बात करें तो ये प्रोटॉन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है जो भी 2 प्रोटॉनों से जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह इन चारों कार्बनों का रासायनिक वातावरण सेम है और उनसे जुड़े हुए सारे प्रोटॉनों का रासायनिक वातावरण सेम हो जाएगा। तो इससे भी एक प्रोटॉन मिलेगा, जबकि प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 2, 2, 4, 6, 8। तो प्रोटॉन की संख्या तो 8 है, लेकिन संकेत एक ही, क्योंकि एक ही प्रकार के प्रोटॉन है। इसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब हमें इन प्रोटॉन और इन प्रोटॉन के द्वारा संकेत देखना है। तो इनका रासायनिक वातावरण भी सेम है। ये प्रोटॉन उस कार्बन से जुड़े हैं जो एक कार्बोनिल समूह से जुड़ा है, ये प्रोटॉन उस कार्बन से जुड़ा है, ये प्रोटॉन उस कार्बन से जुड़ा है जो एक कार्बोनिल। तो दोनों के 4 प्रोटॉन है लेकिन वातावरण सेम है, तो इनके द्वारा भी संकेत एक, एसीटोन में भी संकेत एक। इसके अलावा नेक्स्ट, इसमें भी इन प्रोटॉनों का संकेत सेम, क्योंकि ये कार्बन भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो डाई मैथिल ईथर में भी प्रोटॉनों की संकेतों की संख्या एक। प्रोटॉन कितने हैं? 6, लेकिन सभी एक ही प्रकार के हैं, तो संकेत ओनली 1। तो इन सभी में, चारों एग्जाम्पल्स में प्रोटॉन एक ही प्रकार के थे, और जब प्रोटॉन एक ही प्रकार के हैं तो संकेत भी कितने मिलेंगे? प्रोटॉन एक ही प्रकार के प्रोटॉन तो उतने ही संकेत, तो एक ही संकेत प्राप्त होगा। इसके बाद नेक्स्ट, अब हम 2 संकेत या फिर 3 संकेत वाले भी 1-2 एग्जाम्पल लेके देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो CH3, CH2 और CH3। तो इसमें देखेंगे कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं। अगर हम इन दोनों प्रकार के प्रोटॉन की बात करें तो ये दोनों 3 और 3, 6 ये सेम प्रकार के प्रोटॉन है और ये अलग प्रकार का प्रोटॉन है। अब हम देखते हैं, ये इसके प्रोटॉन जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं, मतलब ये 3 प्रोटॉन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो CH2 से जुड़ा है। ये 3 प्रोटॉन जिस कार्बन से जुड़ा है तो वो CH2, तो मतलब इन दोनों का रासायनिक वातावरण सेम। तो ये कितने A, तो हम A लिख रहे हैं, मतलब ये सेम है। लेकिन इसको देखें तो इसके ये प्रोटॉन जिस कार्बन से जुड़ा है वो CH3 समूह से जुड़ा हुआ है, या फिर ऐसा कह सकते हैं ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री। और 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों अलग अलग प्रकार का, दोनों का वातावरण अलग अलग हो गया, इसीलिए हम इसे लिख देंगे B। तो A, B 2 प्रकार के प्रोटॉन है, तो संकेत 2 मिलेंगे, संकेत 2 होंगे। और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 3 और 3, 6, 7, 8 प्रोटॉन है, लेकिन संकेत 2 ही मिलेंगे क्योंकि 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं। इसके अलावा CH3, CH2, Cl, इसमें देखें तो इसके प्रोटॉन अलग, ये CH3 ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, सॉरी ये दोनों 1 डिग्री हैं, लेकिन ये CH2 एक तरफ Cl और एक तरफ CH3 जुड़ा है, जबकि ये एक तरफ CH2 से, तो दोनों का वातावरण अलग अलग A, B, तो इससे भी 2 प्रकार के प्रोटॉन। इसके अलावा मैं A, B लिख के बताऊँगी अलग अलग, जैसे CH, CH3 और यहाँ Cl जोड़ दें, तो ये सेम, तो A लिख दिया और यहाँ पे हमने B, तो 2 प्रकार के प्रोटॉन, तो 2 संकेत, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, अब हम 3 संकेत वाला भी एक उदाहरण ले लेते हैं। CH3, CH2OH, अगर हम इसको देखें तो CH3 इसके प्रोटॉन अलग, इसके प्रोटॉन अलग है, क्योंकि ये प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये प्रोटॉन जिस कार्बन के साथ जुड़े हैं वो दोनों तरफ, एक तरफ OH और एक तरफ CH3 से, ये प्रोटॉन केवल एक तरफ CH2 वाले कार्बन से जुड़ा है, तो तीनों का वातावरण अलग। तो A, B, C 3 प्रकार के प्रोटॉन, तो संकेत 3, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं? 6। इसके बाद काफ़ी सारे एग्जाम्पल हो गए हैं। इसके बाद एक 4 वाला भी एग्जाम्पल नोट्स में है। इसके बाद हमें अब संकेतों का विपाटन समझना है। संकेतों का विपाटन, स्प्लिटिंग ऑफ साइंस एंड सिग्नल्स, संकेतों का विपाटन। अब विपाटन, इसके 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। विपाटन का मतलब है बंटना। इससे पहले मैंने ये बताया था, अगर 2 प्रकार के प्रोटॉन पास पास उपस्थित हैं, अगर पास की कंडीशन में 2 प्रकार के
प्रोटॉन। तो एक प्रकार के प्रोटॉनों का दूसरे, जैसे अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो इसके संकेतों का प्रभाव इस पर पड़ेगा, इन दोनों के संकेतों का प्रभाव इस पर पड़ेगा और इसके संकेतों का प्रभाव इस पर पड़ेगा, सॉरी इस पर इसके संकेतों का प्रभाव, मतलब अपने पास वाले के संकेतों का प्रभाव पड़ता है। तो अब इसके लिए मैं दो फॉर्मूले यूज़ करने हैं, एक है n+1 और दूसरा है n+1 एंड m+1, ये मल्टीप्लाई है। कैसे? अगर किसी समूह के पास एक ही प्रकार का प्रोटॉन है तो एक ही है तो उसके प्रोटॉनों की संख्या लिख के इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, अगर दो प्रकार के प्रोटॉन है तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल देख के सबसे पहले हम दो जो एग्जांपल है सिलेबस में दो उनको लेते हैं, CH3CH2Br। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले संकेत, कितने प्रकार के प्रोटॉन है इसमें? दो प्रकार के, तो A और B हमने ये लिख दिया। दोनों का वातावरण, इन दोनों का वातावरण अलग अलग है तो दो प्रकार के संकेत अभी मैं समझा चुकी हूँ, तो दो संकेत मिलेंगे। तो हमने मान लिया पहला एक संकेत ये मिल गया, स्पेक्ट्रम में एक संकेत इससे मिल गया। ठीक है, ये दो संकेत मिल गए। अब क्या होगा, जो इसके संकेत बना है ये संकेत इस पर प्रभाव डालेगा और यहाँ पर तो कोई प्रोटॉन नहीं है, और इसका संकेत इस पर प्रभाव, मतलब आपस में प्रभाव डालेंगे तो उसे चक्रण चक्रण विपाटन कहते हैं, जो ये टर्म आगे आएगी। तो पहले इसमें देखते हैं दो प्रकार के संकेत बन गए, इसके बाद अब विपाटन कैसे होगा। अगर हमें इसके संकेतों का विपाटन करना है, विपाटन मतलब विभाजित करना, इसका संकेत कितने शिखरों में बटेगा। तो अगर एक शिखर में बटता है, एक शिखर ये तो सिंगलेट है, अगर दो में बटता है तो उसे बोल देते हैं डबलेट, तीन में बटे ट्रिपलेट, चार में बटते क्वाड्रेट, इस तरह चार से आगे मल्टीप्लेट हो जाता है। तो हमें इसके संकेतों को बांटने हैं पहले। अब इसके संकेतों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो हमें अगर एक ही प्रकार, तो इसके पास केवल एक ही प्रकार के प्रोटॉन है तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, ये वाला। दो प्रकार के होते तो ऐसे करते, एक ही प्रकार का है तो देखो इसके संकेत हमें बांटने हैं, तो इसके निकटवर्ती कितने प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन है। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम n+1 से 2+1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। तो ये कितने शिखरों में बटेगा, तीन में, तो 1 2 एंड 3, इस तरह ट्रिपलेट में। तो स्प्लिटिंग हो गई इसकी। इसी तरह इसके संकेत देखें तो इसके पास कितने हैं, तीन, तो 3+1 से 3+1 हो जाएगा, 3+1 4, तो कितने संकेतों कितने बटेगा 1 2 3 एंड 4। तो संकेतों का विपाटन किस आधार पर होता है, उसके निकटवर्ती कितने प्रोटॉन हैं। इसके पास दो प्रोटॉन है तो n+1 फॉर्मूले से 2+1 इक्वल्स टू 3, मतलब इसका संकेत ट्रिपलेट के रूप में प्राप्त होगा और इसका संकेत क्वार्टेट के रूप में प्राप्त होगा NMR स्पेक्ट्रम में। इसके अलावा हम दूसरा उदाहरण लेके देखते हैं। पहले जो दूसरा, ये पूरा इसकी पूरी थ्योरी नोट्स में लिखी हुई है, प्रॉपर लिखी हुई है। अब जब इसमें इतना समझ लिया वो आसानी से इजीली समझ में आ जाएगी। तो CH3CH2OH, ये दो ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं स्प्लिटिंग के। इसमें क्या होगा, कितने प्रकार के प्रोटॉन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हो, A B एंड C। तो संकेत कितने मिलेंगे, तीन प्रकार के हैं तो तीन संकेत। हमने एक संकेत इसका बनाया, दो संकेत, स्पेक्ट्रम में कुछ अलग तरह से बनते हैं लेकिन संकेत इसी तरह होते हैं, 1 2 एंड 3। अब हमें इनकी स्प्लिटिंग करनी है, कितने शिखरों में बटेगा। सबसे पहले इसकी बात करें तो इसके निकटवर्ती एक ही है, इसके पास करें तो इसके पास एक ही है, लेकिन इसकी बात करें तो इसके पास दो प्रकार के प्रोटॉन हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इसकी बात करते हैं। तो इसके निकटवर्ती दो प्रोटॉन है एक ही प्रकार के, तो n+1 फॉर्मूले से 2+1 तो 3। तो ये कितने में बटेगा, ट्रिपलेट, 1 2 एंड 3, ये ट्रिपलेट में बट गया। अब इसको देखते हैं, इसके पास यहाँ पे भी प्रोटॉन, इसके पास यहाँ पे भी, तो n की जगह इसके प्रोटॉन रखेंगे या इसके प्रोटॉन, ये कन्फ्यूजन है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे, n+1 एंड m+1 से। तो n की वैल्यू एक तरफ n एक तरफ m, इसके 3 3+1, इसके 1 1+1, 4 × 2 = 8। तो ये मल्टीप्लेट के
ऑक्टेट बोले या फिर मल्टी। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बन गया मल्टी, इसे बोलते हैं 4 से ज़्यादा होते हैं उन्हें मल्टीप्लेट। अब इसकी बात करें तो इसके पास 2 प्रोटॉन है, तो दोबारा ये अलग, ये सेकंड प्रोटॉन के लिए तो n+1 फॉर्मूला यूज़ करो, तो 1 + 1 = 2। तो इसके पास 2 हैं, तो 2 + 1 = 3, तो ये भी कितने बढ़ जाएगा, ट्रिपलेट। तो स्पेक्ट्रम में ये ट्रिपलेट के रूप में संकेत देगा, ये मल्टीप्लेट के रूप में, और ये फिर से ट्रिपलेट। इस तरह इनके संकेतों का विपाटन होता है। सिलेबस में सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल दिए हैं संकेतों के विपाटन के, और ये जो समझाया है वो थ्योरी में पूरा डिस्क्रिप्शन के रूप में लिखा है, इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रासायनिक समतुल्य प्रोटॉन। कुछ डेफिनेशंस दिए। प्रोटॉन जितने प्रकार, अलग अलग तरह के प्रोटॉन होते हैं, तो जिनके आधार पर हम NMR संकेत देखते हैं कि इसके कैसे पहचानेंगे, तो कुछ डेफिनेशंस हैं। जैसे फर्स्ट है रासायनिक समतुल्य प्रोटॉन। फर्स्ट डेफिनेशन है रासायनिक समतुल्य। इसके बाद है रासायनिक असमतुल्य एनेंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन किस किस टाइप के हो सकते हैं, उनका रासायनिक वातावरण अलग होने के आधार पर प्रोटॉन बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम रासायनिक समतुल्य प्रोटॉन कैसे पहचानेंगे। समतुल्य का मतलब वे प्रोटॉन जिनका रासायनिक वातावरण एक जैसा हो। और अब हमें रासायनिक समतुल्य प्रोटॉन को पूरा, अगर हम समतुल्य की बात करें तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं जिनका रासायनिक वातावरण सेम हो। ठीक है, हमें परिभाषा देखनी है, तो हम देखते हैं क्या है, वे प्रोटॉन जिनमें प्रोटॉन को किसी अन्य प्रतिस्थापी से प्रतिस्थापित करने पर, पहले हम एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे हम ले रहे हैं CH3 CH2 Br, H यहाँ पे Br, यहाँ पे H CH3 CH2 Br। अब परिभाषा के अकॉर्डिंग हम काम करते चलेंगे। हमने एक प्रतिस्थापी लिया प्रतिस्थापी Z लिया, तो अब हमें इन प्रोटॉन में बताना है कि कौन से समतुल्य और कौन से असमतुल्य हैं। तो वे प्रोटॉन जिनमें किसी प्रतिस्थापी का लिया हमें Z, किसी प्रतिस्थापी द्वारा प्रतिस्थापित करने पर एक समान यौगिक प्राप्त होते हैं, रासायनिक समतुल्य प्रोटॉन कहलाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें प्रोटॉनों को प्रतिस्थापित करना है। हम इस कार्बन के प्रोटॉनों को लेते हैं और उनको प्रतिस्थापित करते चलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रतिस्थापित करेंगे, तो पहले क्या आ जाएगा, CZH, यहाँ पे HH एंड Br। इसके बाद नेक्स्ट इधर कर देते हैं ZCHH CHH Br। ठीक है, इसके बाद ये H ही है, यहाँ CH, इस वाले को कर दिया Z। अब हम तीनों जो एथिल ब्रोमाइड है हम उसमें देखें तो ये तीनों एक समान है और स्थिति समावयवी भी नहीं है। रासायनिक समतुल्य प्रोटॉन की परिभाषा वो होती है कि वे प्रोटॉन जैसे हम इन प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, वे प्रोटॉन जिन्हें किसी प्रतिस्थापी द्वारा प्रतिस्थापित करने पर एक समान यौगिक प्राप्त होते हैं, स्थिति समावयवी प्राप्त नहीं होते। स्थिति समावयवी प्राप्त नहीं होती। स्थिति समावयवी का मतलब है कि प्रतिस्थापी पहली कंडीशन में पहली स्थिति पर तो दूसरी कंडीशन में दूसरी स्थिति पर उपस्थित हो। लेकिन हम इसमें देखेंगे तो अगर हम 1 2 इसको देते हैं तो Z इस यहाँ पे भी 2 पोजीशन पे, यहाँ पे भी 2 पोजीशन पे, इन तीनों में 2 पोजीशन पे, मतलब ये आपस में स्थिति समावयवी नहीं है। इन सभी प्रतिस्थापियों की पोजीशन एक ही है, मतलब ये तीनों प्रोटॉन एक ही प्रकार के प्रोटॉन हैं। इन तीनों प्रोटॉनों का वातावरण बिल्कुल सेम है, रासायनिक वातावरण सेम है, इसीलिए ये तीनों जो प्रोटॉन, ये आपस में तीनों प्रोटॉन होंगे वो सेम या फिर रासायनिक समतुल्य प्रोटॉन होंगे। लेकिन हम एक कंडीशन इसी में ले लेते हैं कि हमने इन तीनों को प्रतिस्थापित कर दिया। अब हम एक बार इसको प्रतिस्थापित करके और देखते हैं, तो हमने क्या आएगा, CH, यहाँ पे C, यहाँ Z, यहाँ H और यहाँ
किया। तो हम इसकी पोजीशन देखेंगे तो इसके सापेक्ष ये 1 हो गया। जब हम 1 2 इसको ले रहे हैं तो 1, इनमें 2 पोजीशन पे प्रतिस्थापी और इस पे 1, तो इसका मतलब ये आपस में स्थिति समावेवी हो गए। अगर स्थिति समावेवी प्राप्त हो गए तो वो समतुल्य नहीं है। इसका मतलब है ये प्रोटॉन आपस में क्या है, असमतुल्य। अभी हम आज समतुल्य की परिभाषा पढ़ेंगे तो उसमें ये यही आएगा। मैंने समतुल्य असमतुल्य को अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया। इसमें क्या है, अगर हम प्रोटॉनों को प्रतिस्थापित करके देखें, जो भी प्रोटॉन हमें लग रहा है कि समतुल्य है, तो सेम ही प्रोडक्ट मिले और स्थिति समावेवी नहीं मिले। तीनों बार मतलब तीनों चारों जो भी प्रोडक्ट मिले उसमें प्रतिस्थापी की पोजीशन सेम ही हो। तो ये क्या है, ये तीनों प्रोटॉन कैसे होंगे, रासायनिक समतुल्य, लेकिन ये इससे समतुल्य नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट है रासायनिक असमतुल्य प्रोटॉन। रासायनिक असमतुल्य प्रोटॉन। अब इसी से ये समझ में आ जाएगा कि इसमें तो स्थिति समावेवी नहीं मिलने चाहिए, लेकिन इसमें स्थिति समावेवी ही मिलते हैं। जैसे हमें इसको एग्जाम्पल को दोबारा लेना है। हमने अब क्या किया, CHHCHHBr, एक बार में ये हमें पता लग चुका है, अब ये तीनों प्रोटॉन तो समतुल्य है। अब हम पहले इसके प्रोटॉन और फिर हमने इसके प्रोटॉन को तो प्रतिस्थापित करके देख लिया था, Z, हमने इस प्रोटॉन को प्रतिस्थापित कर दिया था, ठीक है। अब हम इसको करेंगे, इस प्रोटॉन को करेंगे तो यहाँ Z आएगा और उसकी स्थिति भी 1 ही रहेगी। लेकिन अब हम इसके किसी एक प्रोटॉन को प्रतिस्थापित करेंगे तो HZHCHHBr, तो इसमें Z की पोजीशन है 1 और इसमें Z की पोजीशन क्या है 2, मतलब दोनों स्थिति समावेवी मिल गए। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों जो प्रोटॉन है वो आपस में सेम है, ये दोनों प्रोटॉन आपस में समतुल्य है, लेकिन ये प्रोटॉन इसके असमतुल्य है और ये प्रोटॉन इसके असमतुल्य है। तो परिभाषा क्या होगी कि वे प्रोटॉन जिन्हें किसी प्रतिस्थापी द्वारा प्रतिस्थापित करने पर एक समान यौगिक प्राप्त होते हैं, स्थिति समावेवी प्राप्त नहीं होते, रासायनिक समतुल्य प्रोटॉन कहलाते हैं। जबकि रासायनिक असमतुल्य में क्या होता है, वे प्रोटॉन जिन्हें किसी प्रतिस्थापी द्वारा प्रतिस्थापित करने पर एक समान यौगिक प्राप्त न होकर स्थिति समावेवी प्राप्त होते हैं, रासायनिक असमतुल्य प्रोटॉन कहलाते हैं। तो ये 2 डेफिनेशन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रासायनिक समतुल्य और असमतुल्य प्रोटॉन हो गए। इसके बाद कुछ और भी प्रकार के प्रोटॉन हैं, जैसे प्रतिबिंब प्रोटॉन एंड एनेंशियोट्रॉपिक प्रोटॉन। प्रतिबिंब प्रोटॉन प्रतिबिंब समावेवी, जैसे हम प्रतिबिंब समावेयता पढ़ते हैं उससे कुछ समानता दर्शाते हैं। प्रतिबिंब और एनेंशियोट्रॉपिक हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे।